और इन 75 सालों में आज हमारी जो स्थिति है वो इस कगार पे आ गई है कि हम अपने अस्तित्व से विहीन हो जाएंगे। जब जब आदिवासियों की आत्माओं में प्रहार करेगा ये सरकार, इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि तुमसे भी बड़ा सरकार हमारा चलता है। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। दोस्तों, झारखंड में इन दिनों सबसे गर्म मुद्दा है कुर्मी आंदोलन। 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन के दौरान इसकी तपिश पूरे झारखंड ने महसूस की। आंच तो दिल्ली तक भी गई। ये अलग बात है कि इस आंच से फिलहाल तो वो बर्फ पिघलती नहीं दिख रही है जो आजादी के बाद से अब तक जमी पड़ी है। कुर्मी समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। फिलहाल झारखंड में इन्हें पिछड़े वर्ग का हिस्सा माना जाता है। आंदोलन कर रहे कुर्मी नेताओं का दावा है कि वे आदिवासी हैं और अपनी विशिष्ट पहचान, परंपरा, संस्कृति, भाषा आदि की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस चाहते हैं। लेकिन उनके आंदोलन की खिलाफत करने वालों का कहना है कि ये सारा बवाल आरक्षण का लाभ, संसाधनों पर नेतृत्वकारी हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए है। कुर्मी समुदाय का यह आंदोलन काफी पुराना है, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं रही। हर आंदोलन के बीच में 2-4 साल का अंतराल रहा, गैप रहा, और एक आंदोलन के बाद फिर दूसरा आंदोलन शुरू होने में 2-4 साल का वक्त लगता रहा। इस बार आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा खुलकर सामने आए, लेकिन इतिहास यही रहा है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने कभी भी सीधे सीधे इस मुद्दे में सहभागिता नहीं की। कुर्मी समुदाय ने आंदोलन की घोषणा की तो आदिवासी समुदाय की ओर से इसके औचित्य पर सवाल उठाए गए, लेकिन दोनों तरफ से तीखे तेवर के साथ हल्की बयानबाजियां ज्यादा हुई, गंभीर विमर्श का अभाव रहा। ऐसे राजनीतिक दल, इन दलों के प्रमुख नेता जिनकी इस मुद्दे को सुलझाने में निर्णायक भूमिका हो सकती है, चुप्पी साधे रहे। मैं भी आज इस मुद्दे पर किसी खास पक्ष की वकालत करने नहीं आया, कर भी नहीं सकता, लेकिन इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा जरूर करूंगा। यह समझने की कोशिश करूंगा कि कोई समुदाय विशेष किस आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा पा सकता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, इतिहास में इसे कैसे परिभाषित किया गया और अदालतों का इस मामले पर रुख क्या रहा है। देश के कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए कई आंदोलन हुए हैं, जिनमें से कुछ सफल भी रहे। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है। अभी भी कई समुदायों के लिए यह प्रक्रिया लंबित है। अलग अलग राज्यों में चले आंदोलन की वजह से अनुसूचित जनजाति सूची में कई नए समुदायों को जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में भुइयां, भुइयान, भुयां, धनुहार, धनुवार, किसान, नागसिया, सांवरा, सौनर, सौनरा, धनगर, बिंझिया, कोड़ाकू, गड़बा, गड़बा, भारिया, पांदो आदि को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। नारिको रावण और कुर्री विकरण तमिलनाडु राज्य की खानाबदोश जनजातियां हैं, जिन्हें 2023 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। दिसंबर 2022 में संसद ने कर्नाटक के बेटा कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अगस्त 2023 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 2022 तक 730 से अधिक समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा चुका है। बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे तय होता है कि कोई समुदाय विशेष अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने की पात्रता रखता है या नहीं।
और इसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। जो कुछ मेरी जानकारी में आया है उसके मुताबिक संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा पर लंबा विमर्श हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मान्यता थी कि जनजाति की कोई परिभाषा देना आसान नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि इसे प्रशासनिक सुविधा और ऐतिहासिक पहचान के आधार पर ही तय किया जाए। जवाहरलाल नेहरू और जयपाल सिंह मुंडा के बीच तीखी बहस में यह साफ हुआ कि जनजातीय पहचान केवल जातीय प्रश्न नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक स्वायत्तता और आत्मशासन का प्रश्न भी है। अंततः यह तय हुआ कि संविधान में जनजाति की कोई कानूनी परिभाषा नहीं दी जाएगी, बल्कि राष्ट्रपति को शक्ति होगी कि वे संसद में लिए गए निर्णय के आधार पर किसी समुदाय विशेष को अनुसूचित जनजाति घोषित करें। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति वे समुदाय हैं जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया हो। अनुच्छेद 342 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श कर किसी भी जाति, जनजाति या समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह चाहे तो इस सूची में संशोधन करे, जोड़े या हटाए, यानी एसटी सूची में अंतिम निर्णय संसद का होता है। लेकिन किसी समुदाय को एसटी घोषित करने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्य सरकार की सिफारिश से होती है। राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार करती है, जरूरी रिसर्च और स्टडी के साथ केंद्र के जनजाति मामलों के मंत्रालय को भेजती है। भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्ताव की जांच करता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया देखता है कि समुदाय की पहचान जनगणना और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी सिफारिश देता है। केंद्र सरकार अपनी मंजूरी देती है और प्रस्ताव को संसद में रखती है। संसद संशोधन विधेयक पारित कर एसटी सूची में उस समुदाय को जोड़ता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, संविधान ने अनुसूचित जनजाति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, लेकिन 1965 में भारत सरकार की लोकूर कमेटी ने कुछ मापदंड तय किए जिन्हें आज तक माना जाता है। इन मापदंडों में प्राकृतिक अलगाव की बात कही गई है, यानी वह समुदाय एसटी सूची में शामिल किए जाने का पात्र हो सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहकर अपने पारंपरिक रीति रिवाज बनाए रखे। वह समुदाय भौगोलिक अलगाव यानी दूर दराज कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करता हो, उनमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन व्याप्त हो। एक और महत्वपूर्ण मापदंड है उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति, अपनी भाषा, कला, धर्म, देवी देवता, परंपरा आदि। इन मापदंडों को बाध्यकारी नहीं मानकर केवल मार्गदर्शी माना गया है। अंततः अंतिम फैसला राजनीतिक ही होता है। अब तक आप यह तो समझ गए होंगे कि किसी भी समुदाय विशेष को एसटी सूची में शामिल किए जाने के लिए कोई वैज्ञानिक मापदंड उपलब्ध नहीं है। संख्या बल और राजनीतिक रुझान के आधार पर एसटी घोषित किए जाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। लोकूर समिति के मापदंड लचीले हैं। हर समुदाय अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर हमेशा राजनीतिक विवाद होते रहते हैं। एसटी होने की लड़ाई संसाधनों की हिस्सेदारी से जुड़ी है। नौकरियों के अवसर कम हैं और आजीविका के संसाधन लगातार घट रहे हैं। ऐसे में एसटी सूची बड़ी होने के आसार दिखते ही इस सूची में पहले से शामिल समुदायों में असुरक्षा की भावना आ जाती है। झारखंड में पिछले दिनों कुर्मी आंदोलन की घोषणा के बाद आदिवासी संगठनों की बेचैनी की बड़ी वजह यही है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, झारखंड में इस मुद्दे पर गंभीर विमर्श का अभाव रहा है। राज्य सरकार को सिफारिश भेजनी है, लेकिन राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के सभी प्रमुख घटक दलों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, वामपंथी दल सबने खामोशी अख्तियार कर रखी है। केंद्र सरकार का नेतृत्व भाजपा कर रही है। संसद में एनडीए का बहुमत है, लेकिन भाजपा भी खामोश है।
समाधान निकले भी तो कैसे? समाधान का रास्ता विमर्श से निकलेगा। आंदोलन करने वाले और विरोध करने वाले समुदाय सार्थक संवाद करें। झारखंड और केंद्र की सत्ता पर काबिज दल और गठबंधन चुप्पी तोड़ें। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान संशोधन में भूमिका निभाने वाले सांसद अपनी राय और मंशा स्पष्ट करें। लेकिन ये सब होना आसान नहीं है। फिलहाल तो इसके आसार दूर दूर तक नहीं दिखते और कोई रास्ता तो है नहीं। एक सकारात्मक समाधान की प्रतीक्षा ही कर लेते हैं हम लोग। आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए लोक चेतना को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाते रहें। फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।